Hello and welcome back friends in another very important video from Unique Life Sciences, and in this video we will talk about the CSIR NET Life Sciences result and cutoff। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका CSIR NET Life Sciences जून 2020 का रिजल्ट कब आएगा और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे लाइफ साइंसेज का जो पेपर शिफ्ट 2 था उसके सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर सोल्व करेंगे और वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप CSIR NET लाइफ साइंसेज से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं सेक्शन सी के जो आपके शिफ्ट 2 से हैं कुछ क्वेश्चंस। तो इसमें ये क्वेश्चन आपके गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट रिलेटेड टू DNA रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर DNA रेप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम फ्रॉम द ओरिजिन इज इनिशिएटेड मल्टीपल टाइम्स इन ईच सेल वाइल इट इज इनिशिएटेड ओनली वंस इन ईच सेल साइकिल at the origin in bacterial chromosome. Improper reinitiation of replication in a eukaryotic eubacterial chromosome is prevented by hemimethylation status of bacterial origin. DNA polymerase third is major replication polymerase responsible for de novo synthesis of both leading and lagging strand of DNA in E. coli. Rolling circle mode of रेप्लिकेशन प्रोड्यूस मल्टीपल यूनिट्स ऑफ द ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स। तो ये पूछ रहा है इन स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है अबाउट द रेप्लिकेशन, लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रेप्लिकेशन के लिए सही नहीं है क्योंकि इसमें कह रहा है कि यूकैरियोटिक्स में मल्टीपल टाइम्स में क्या होती है, एक ही सेल साइकिल में प्रत्येक सेल साइकिल में मल्टीपल टाइम क्या होती है रेप्लिकेशन इनिशिएशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो फर्स्ट जो ओनली ए स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड विद रेफरेंस टू द रेप्लिकेशन ऑफ DNA। तो ये भी रेप्लिकेशन से ही संबंधित कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। द यूकैरियोटिक काउंटर पार्ट ऑफ बैक्टीरियल बीटा क्लेम प्रोटीन इज प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। तो देखो जहाँ पर प्रोलिफरेशन का काम करता है बीटा DNA पोलीमरेज थर्ड में प्रोकैरियोट्स में तो बीटा क्लैंप होता है और यहाँ पर यूकैरियोट्स में PCNA होता है यानी प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। Mutation inactivated one of the subunits of the MCM27 complex negatively affects the initiation of DNA replication in eukaryotes but has no effect on elongation of the replication fork. All DNA polymerase responsible for the replicating the eukaryotic genome catalyze DNA chain extension in DNA template dependent manner. The phenylproteins plays a role in synthesis of the lagging strand during DNA replication as well as in base excision repair। तो यहाँ पर भी पूछ रहा है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर दो इनकरेक्टेड स्टेटमेंट है बी और सी ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं और ए और डी करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट द DNA रेप्लिकेशन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन। फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाइट्रोजन अपटेक असिमिलेशन इन बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स के द्वारा जो नाइट्रोजन अपटेक किया जाता है उसके संबंध में कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट है प्लांट रूट्स कैन टेक अप नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनियम। दूसरा है अमोनियम टेकन अप बाय प्लांट्स कैन बी डायरेक्टली एसिमिलेटेड इनटू अमीनो एसिड्स। तीसरा है अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज एक्सक्लूसिवली इन प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ रूट एंड लीव्स एंड रेस्पेक्टिवली। और डी है नाइट्रेट कैन बी स्टोर्ड इन वैक्यूल एंड बोथ रूट्स एंड लीव्स। तो इनमें से पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट का ग्रुप कौन सा है। तो देखो ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट वो भी सही है क्योंकि प्लांट्स की रूट्स होती है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अमोनियम के फॉर्म में ही अपटेक कर सकती है और अमोनियम क्या किया जाता है, अमोनियम का डायरेक्ट एसिमिलेशन अमीनो एसिड में यूज में ले लिया जाता है। और यहाँ पर अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड एक्चुअली ये क्या कि ये जो सी स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि
यहाँ पर एमिनो एसिड कहाँ पर एक्सक्लूसिवली कहाँ पर केवल कहाँ पर बनाए जाते हैं, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट में, वो भी किनकी में, रूट और लीव्स में। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट है। और लास्ट वाला स्टेटमेंट सही है, नाइट्रेट कैन बी स्टोर्ड इन वैक्यूल ऑफ बोथ रूट्स एंड लीव्स, ये सही स्टेटमेंट है। सो अब नेक्स्ट इसका आंसर सही होगा ए, बी और डी, ये ग्रुप सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है पॉइजनस के देखो यहाँ पर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये जनरल क्वेश्चन भी में भी गिना जाएगा। सुरेश वाज बीटन बाय पॉइजनस स्नेक एंड वाज इमीडिएटली ट्रीटेड विद एंटी वेनम ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन एंड वाज सेव्ड। A year later, he was bitten by the same type of snake second time. Predict the response to the venom from second bite from the following. तो देखो यहाँ पर कोई सुरेश था जिसको किसी पॉइजनस स्नेक ने काटा, उसके बाद में उसको एंटी वेनम ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन देकर उसको बचा लिया गया और 1 साल बाद में वापस उसी स्नेक के द्वारा वह काटा गया। तो इनमें से क्या हो सकता है उसके साथ कि he will be protected from the effects of the poison second time because the developed adaptive immunity after first snake bite, या कि उसमें कोई इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी जब सेकेंड टाइम वो सांप उसको डसेगा तो वो बच जाएगा। दूसरा है ही विल बी इक्वली सेंसिटिव एज फर्स्ट एनकाउंटर बिकॉज देयर वुड बी नो रिकॉल ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, कि उस पर दूसरी बार में भी उतना ही इफेक्ट पड़ेगा जितना उसके बाद पहली बार पड़ा था। देयर आर रेजिडुअल सेल्स और एंटीवेनम एंटीबॉडीज दैट वर इन्वॉल्व इन ओरिजिनल फर्स्ट एनकाउंटर, हैंस वी विल बी प्रोटेक्टेड, कि यहाँ पर कुछ रेजिडुअल एंटीबॉडी बच जाएंगी उसमें, इसलिए वो बच जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? या चौथा स्टेटमेंट दे रखा है देयर विल बी मेमोरी सेल्स मेड आफ्टर द फर्स्ट एनकाउंटर, हैंस दी विल बी मोर सेंसिटिव, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है ही विल बी इक्वली सेंसिटिव एज फर्स्ट एनकाउंटर बिकॉज देयर विल बी नो रिकॉल, यहाँ पर कोई भी रिकॉल नहीं रहता है, दूसरी बार भी जब स्नेक बिटन होगा उसका तो उतना ही इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे अबाउट द गिवन बिलो आर 4 सेंटेंस विद ब्लैंक्स लेबल्ड एक्स वाई जेड एंड एल। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब, यहाँ पर खालिस्तान दे दिया एक्स। फिर है mRNA जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड बाई वाई। तीसरा है दी आरएनए पॉलीमरेज फाउंड ओनली इन प्लांट्स इज जेड। लास्ट है tSIRNAs आर सिंथेसाइज्ड बाई एल। में पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टर्म्स इन द बॉर्डर एक्स वाई जेड एंड एल टू कंप्लीट द अबव सेंटेंस करेक्टली। तो सीधा सीधा है कि ये जो रिक्त स्थान है इनको हमें भरना है और इसी ऑर्डर में। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब, किसको ट्रांसक्राइब करता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट? 45S rRNA को। किसको करता है? 45S rRNA को। तो 45S rRNA ये रहा, यहाँ पर X करता है, यहाँ पर X की जगह 45S आ जाएगा। उसी प्रकार mRNA जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड बाई RNA पॉलीमरेज सेकेंड, तो यहाँ पर ये RNA पॉलीमरेज सेकेंड आ जाएगा। फिर दी आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन ओनली प्लांट्स इज, तो आरएनए प्लांट्स में कौन सा आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है? आरएनए पॉलीमरेज फिफ्थ, तो आरएनए पॉलीमरेज फिफ्थ आ जाएगा जेड के स्थान पर। और लास्ट है tSIRNAs आर सिंथेसाइज्ड बाई आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड आ जाएगा और सही आंसर हो अपना फोर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो दो कॉलम्स दे रखे हैं इनको हमें मैच करना है। इनमें फर्स्ट कॉलम दे रखा पैथोजेंस कंटिन्यूसली इवॉल्व्स स्ट्रेटजी टू इवेड होस्ट इम्यून रेस्पॉन्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेजन स्ट्रेटजी लिस्टेड इन कॉलम एक्स मैच ऑन पैथोजन। सो देखो इसमें क्या पूछ रहा है ये, यहाँ पर आपको पता है जब भी कोई भी पैथोजन एंटर करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो वो कोई ना कोई स्ट्रेटजी यूज करता है कि वो उसमें अडेप्ट कर सके या इवॉल्व हो सके। तो यहाँ पर उसकी ये स्ट्रेटजी दे रखी है और उस पैथोजन के नाम दे रखे हैं। तो कौन से पैथोजन कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं इनको हमें सही से मैच करना है। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी है यहाँ पर ए चेंजिंग द एंटीजन एक्सप्रेड ऑन देयर सरफेस। तो उनकी सरफेस पर जो एंटीजन होता है उसको चेंज करने कौन करता है? तो ये करता है इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके बाद में बी है इंक्रीजिंग फेगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेज। मैक्रोफेज की फेगोसाइटिक एक्टिविटी को कौन इंक्रीज करता है? तो यहाँ पर करता है कोई भी बैक्टीरिया ऐसी
मतलब बैक्टीरिया में कोई भी ऐसा नहीं करता है। डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू कॉम्प्लीमेंट मीडिएट लाइसिस, तो ये जो लाइसिस करता है इसके खिलाफ, जो लाइसिस के खिलाफ रेजिस्टेंस कौन डेवलप करता है, यहाँ पर जो सी के लिए थर्ड आएगा, थर्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को लाइसिस नहीं किया जाता, इस प्रकार की वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। डी है सीक्रेटिंग प्रोटीजेज टू इनएक्टिव एंटीबॉडीज़, तो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उनको इनएक्टिव करने के लिए कुछ प्रोटीज एंजाइम सीक्रेट करता है। तो ऐसा कौन करता है, ये करता है नाइजीरिया जो पैथोजन होता है वो क्या करता है, वो एंटीबॉडी को डिग्रेड करने वाला प्रोटीज एंजाइम सीक्रेट करता है। एंड फोर्थ, अलाउइंग पॉइंट म्यूटेशन इन सरफेस एपिटोप्स रिजल्टिंग इन एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, तो ये स्ट्रेटजी भी इन्फ्लुएंजा वायरस ही यूज करता है। तो इसका सही आंसर है ये हमारे दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम सेल डेथ प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ बार्ले एल्यूरोन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड विद रेस्पेक्ट टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस फाइटो हॉर्मोन्स एंड सिग्नलिंग मोलिक्यूल्स, तो यहाँ पर कुछ फाइटो हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स है, उनका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो मतलब पीसीडी को कैसे रिलेट करते हैं, पीसीडी को प्रमोट करते हैं या वो डिले करते हैं या पोस्टपोन करते हैं, तो उनके संबंध में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है। तो हमें इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो छांटने हैं। कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है जिब्रेलिक एसिड प्रमोट्स पीसीडी, दूसरा है एब्सिसिक एसिड पोस्टपोन पीसीडी, तीसरा है साइक्लिक जीएमपी सिग्नलिंग पोस्टपोन पीसीडी, यानी प्रोग्राम सेल डेथ नाइट्रिक ऑक्साइड स्क्वेंजर डिलेज पीसीडी। तो इनमें से कौन कौन से सही है, ए और बी। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, प्रोग्राम सेल डेथ को प्रमोट करता है, और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, पोस्टपोन करता है। तो सही आंसर होगा ए और बी वाला, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन। लास्ट में हम देखते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि इसका जो CSIR नेट जून 2020 का रिजल्ट कब आएगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो बात करें कि रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा लगभग 15 दिसंबर तक, क्योंकि लगभग 15 दिन में आपका CSIR क्या कर देगा, रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। हो सकता है कुछ टेक्निकल रीजन से ये डिले हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और बात करें आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ क्या है इस बार, हो सकता है जैसा कि हम सर्वे करवा रहे हैं, अभी सर्वे हो रहा है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप कमेंट करके अपना मार्क्स, सब्जेक्ट और कैटेगरी बताइए, हम उस सर्वे को पूरे को इवेलुएट करेंगे, उसके बाद में एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी प्रिसाइजली बता पाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट अपने मार्क्स कम ही बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पेपर लेवल हार्ड था और कट ऑफ कम ही जाने की संभावना है। सो कट ऑफ अभी प्रिसाइजली कट ऑफ नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी कट ऑफ कम रहने की संभावनाएं काफ़ी है। जैसे ही सर्वे हम ख़त्म करेंगे 2-4 दिन में, तो फिर आपके साथ एक और वीडियो के साथ आएंगे जिसमें पूरी कंप्लीट कट ऑफ आएगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ये अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय।